हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की कुछ क्लासेस। अब तक हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। हम सारे ह्यूमन के सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं, अंग तंत्र पढ़ना शुरू किया है हमने अभी। सबसे पहले हमने पढ़ा है पाचन तंत्र के बारे में, जो कि हमारी लास्ट क्लास थी। आई होप आप लोगों को याद होगा कि पाचन तंत्र में कैसे किस तरीके से हमारे फूड की पाचन क्रिया हो रही थी। ठीक है, माउथ से लेकर रेक्टम तक फूड कैसे जा रहा था, कैसे कैसे उसको डाइजेस्ट किया जा रहा था, उसका पाचन हो रहा था, कौन सी ग्लैंड्स यूज हो रही थी, कौन सी ग्रंथियां यूज हो रही थी। तो इस तरीके से हमने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एटलीस्ट हमारा बेसिक पता होना चाहिए। ज्यादा डीप हमको कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है। ठीक है, एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम की मांग क्या है कि हमारा बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर होगा तो हमारे हम लॉजिक लगा पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये क्रिया कैसे होती है, किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है, तो वो सारी चीजें हम आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सबको डेफिनेशन कंफ्यूजन रहती है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन ये चीज नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन आप देखिएगा, हम सांस क्या ले रहे हैं, हम उस हवा में सांस ले रहे हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में केवल ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, और भी तरीके की गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर सांस के थ्रू, जब हम नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले लेते, हम पूरा एयर ले रहे होते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है। ऐसा नहीं है। ये कहेंगे हम कि एयर का अंदर लेना और फिर उस एयर का अंदर जाकर ऑक्सीजन को अलग कर देना, हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन अलग हो जाती है, वो हमारे खून में घुल जाती है, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये होती है श्वसन क्रिया, ये होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है मेनली, अभी मैंने आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन यानी कि एयर जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है जब हम फूड को मैंने आपको बताया था कि जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे कि जब हम खाना खाते हैं, उसके पाचन, जब खाने का पाचन होता है तो वो खाना टूट कर एनर्जी में तब्दील हो जाता है, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं श्वसन क्रिया के लिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है, खाने से ही हमें एनर्जी आती है, बोलने की, चलने की, श्वसन की, एक्सक्रीशन की। तो ये एनर्जी हमें खाने के थ्रू आती है, और फिर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को छोड़ देते हैं बॉडी से। वाटर, अब आप कहेंगे कि मुंह से तो पानी नहीं निकलता। आपने देखा होगा ड्रॉपलेट्स निकलती है मुंह से, जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, वो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वो होता है पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकलता है, हम अंदर लेते हैं एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ना कि ऑक्सीजन। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, भूलिएगा मत। ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें फूड को हम ब्रेक कर रहे हैं छोटी छोटी फॉर्म में, यानी कि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल एक्टिविटी है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, और बॉडी के अंदर भी कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एनर्जी ना हो तो श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, तो हम ऑक्सीजन को तब्दील नहीं, तो हम एयर को ऑक्सीजन से अलग करके उसको ब्लड में नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी, खाने से आएगी। खाने के बाद पाचन क्रिया जब होगी तब वो एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए दो तरीके की चीज होती हैं, एक तो ब्रीदिंग होता है यानी कि सिर्फ सांस लेना, और एक होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताया, एयर का अंदर लेना और लंग्स में जाना, ऑक्सीजन का अलग हो जाना, और बाहर क्या आना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है,
ब्रीदिंग का क्या मतलब है? तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है मैकेनिज्म जहां से ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है। यानी कि ब्रीदिंग सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना, ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना कहलाएगा। यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, और सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो ब्रीदिंग ये होता है, सिंपल सांस लेना, सांस छोड़ना। यहाँ पे एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा। ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है लंग्स, ये लंग्स के थ्रू होता है ह्यूमंस में। अब रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है ब्रीदिंग, सांस लेना, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या होगा? एनर्जी मिलेगी हमें, एनर्जी मिलेगी तभी तो हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड से मिक्स कर पाएगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तब ये बताऊंगी आपको कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है आर्टरीज में, वेन्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, कोई एनर्जी नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग होता है, और दूसरा होता है फूड का टूटना, फूड का ऑक्सीडेशन, ताकि उससे एनर्जी मिले और वो एनर्जी हम यूज कर पाए इस प्रोसेस के अंदर। और रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ही वही है जिससे एनर्जी हमारी तब्दील होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में तब्दील करता है, एटीपी की फॉर्म में तब्दील करता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को, ठीक है। और इसमें क्या करता है? ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है और रिलीज करता है एनर्जी। तो हमने डिफरेंस पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारे और स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। बिल्कुल स्लाइड डिफरेंस होता है। स्लाइड डिफरेंस कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्रीदिंग में लिख देंगे कि टेकिंग एन ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो हो गया ब्रीदिंग, और इसके साथ एनर्जी इंक्लूड कर दिया। लेकिन ब्रीदिंग में तो सांस लेने में एनर्जी नहीं इंक्लूड होती, बट रेस्पिरेशन के अंदर, श्वसन क्रिया के अंदर ब्रीदिंग और एनर्जी इंक्लूड होती है। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं? तो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र हमारे मुंह से शुरू होता था, वैसे ही हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र नाक से शुरू होता है, ठीक है। नाक, फिर ट्रैकिया, अभी आपको आगे अंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग जो है, फिर श्वसन अंग है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा होता है? ट्रैक का क्या मतलब होता है? पैसेज, वो जगह है जहां से एयर, हवा ट्रैवल करके लंग्स के अंदर जाएगी, फेफड़ों के अंदर जाएगी। फेफड़ों को फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। फेफड़ों बोल लो, फुफ्फुस बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो कौन से एरिया से जाएगी? वो ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स यानी कि हमारा नाक, फिर आता है नेजल चैम्बर्स, अनुनासिक कक्ष। फिर हमारा नाक आपने देखा होगा दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ये एक अंदर जाके दो चैम्बर्स हो जाते हैं इसके, उसे बोलते हैं अनुनासिक कक्ष। फिर आते हैं इंटरनल लेयर्स, फिर है फेरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एयर के ट्रेवल के लिए, यानी कि ग्रसनी, ठीक है। फिर आता है लैरिंग्स, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से नाम में ही लिखा हुआ है, स्वर यंत्र का क्या मतलब हो गया? जिससे हमारी आवाज निकलती है। लैरिंग्स से ही हम बोल पाते हैं, ठीक है। जो लोग गूंगे होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गन फंक्शनल नहीं होता, ठीक है। तो लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। फिर आती है ट्रैकिया, श्वसन नलिका। फिर आती है आखिर में लंग्स, ठीक है। ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। देखिए यहाँ से नाक से शुरू होती है, हमने एयर ली, एयर हवा ली, हवा अंदर गई नाक के अंदर, फिर नाक से मुंह में, फिर वहां से ट्रैकिया के अंदर, श्वसन नलिका के अंदर, फिर वहां से ये गई फेफड़ों में यानी कि लंग्स के अंदर। और यहाँ पर जाकर हवा हमारे ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू, छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो ऑक्सीजन को
हमारी आर्टरीज में भेजती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसके मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता वो हमारी कैपिलरीज उनको ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, और ये डायफ्राम है, डायफ्राम को हिंदी में डायफ्राम ही लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज, ये डिस्क तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे फेफड़ों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हमारे फेफड़ों को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है नॉस्ट्रल्स, कहाँ से कैसे हवा जाती है। मेन बेसिक आपको क्या याद रखना है कि हवा गई नाक से, नाक से ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, से लैरिंग्स, फिर लंग्स। ठीक है, तो ये हमारा एयर पैसेज था। अब हम आते हैं नॉस्ट्रल्स पे। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नॉस्ट्रल्स यानी कि नाक, हमारे दो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स यानी कि दो कैविटी हैं ये। ठीक है, ओपनिंग्स ऑफ द नेजल कैविटी, और ये माउथ के ऊपर होती हैं, और ये सेप्टम से सेपरेटेड होती हैं, यानी कि हमारे दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, दो कैविटीज होती है जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है। फिर आते हैं नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर्स हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पैलेट के ऊपर। पैलेट क्या हो गया, हमारे जो तालवा होता है ना मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर ये जो तालुका होता है, तालवा होता है, ठीक है, इसके ऊपर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, नेजल चैम्बर्स। ठीक है, फिर आता है वेस्टिबुलर रीजन, प्रकोष्ठ क्षेत्र, फिर श्वसन क्षेत्र, फिर घ्राण क्षेत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। नेजल चैम्बर्स के तीन पार्ट है, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी, प्रकोष्ठ, श्वसन और घ्राण क्षेत्र। ठीक है, इनका क्या काम है, ये जो तीन रीजन्स है ये रहे। ठीक है, इन तीन रीजन्स का क्या काम है, वेस्टिबुलर रीजन, प्रकोष्ठ क्षेत्र का होता है, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, ठीक है, और हेयरी स्किन होती है, और फिल्टर और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। आपने देखा होगा प्रकोष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया, बिल्कुल नाक के अंदर, बिल्कुल जस्ट हमने एंटर किया नाक के अंदर, हमने देखा होगा यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को रोक पाए वहीं पे। कौन से पार्टिकल्स, बैक्टीरिया हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म हो गया जो हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड है, कोई कीड़ा हो गया, ठीक है, तो वो ये बाल इसीलिए यूज होते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब काम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो प्रकोष्ठ क्षेत्र में ये जो बाल होते हैं ये पार्टिकल्स को अंदर घुसने से रोकते हैं। फिर आता है श्वसन क्षेत्र यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन। ये मिडल रीजन होता है, बीच का रीजन होता है जिसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, फिर आता है घ्राण क्षेत्र यानी कि ऑल्फैक्टरी रीजन। ये अपर रीजन होता है नेजल चेम्बर का, ठीक है, जिसके अंदर और ये ऑर्गन होता है स्मेल का। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल्फैक्टरी रीजन यानी कि घ्राण क्षेत्र, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें स्मेल प्रोवाइड करता है, जिससे हमें स्मेल आ रही होती है, चीज़ों की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। हम परफ्यूम को सूंघ सकते हैं, डिओज को सूंघ सकते हैं कि ये स्मेल अच्छी है, ये स्मेल गंदी है। हम किसी कूड़े के पास से गुजर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये सड़ रहा है, ये अच्छी स्मेल नहीं है, पंजेंट स्मेल है। किसी गड्ढे के पास से गुजर रहे हैं, नाले के पास से गुजर रहे हैं, तो हमें किस वजह से पता चलता है, वो इस घ्राण क्षेत्र की वजह से, इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो हमें स्मेल का पता लगाते हैं कि यहाँ पर स्मेल ऐसी है, ऐसी नहीं है। तो इसीलिए घ्राण क्षेत्र ऑल्फैक्टरी रीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरनल नेयर्स। अंदर, ये नेजल चैम्बर के अंदर होते हैं, अंदर वाली ओपनिंग होती है। ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पता होना चाहिए कि नॉस्ट्रल्स है। ठीक है, नॉस्ट्रल के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, इंटरनल चैम्बर होता है और एक एक्सटर्नल चैम्बर होता है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ना ये याद करने की जरूरत है कि ये चैम्बर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए कि एयर हमारी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके लंग्स में कैसे जाती है, वो पैसेज आपको पता होना चाहिए, नाक से, ट्रैकिया से, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब। ठीक है, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, ये मेन है हमारा। फेरिंग्स क्या होता है, ये थ्रोट का पार्ट होता है, गले का पार्ट होता है, हमारे मुंह के पीछे होता है, माउथ के पीछे होता है। ठीक है, और नेजल कैविटी के। ठीक है, लेकिन ईसोफेगस, मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र में जब मैं पढ़ा रही थी कि ईसोफेगस क्या होता है, एक लंबी नली होती है जिसके वाया फूड हमारा नीचे स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसी ईसोफेगस के पीछे, इसी ईसोफेगस के ऊपर, जस्ट ऊपर हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, और फिर हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, यानी कि स्वर यंत्र। स्वर यंत्र
स्वर यंत्र। ठीक है, ये स्वर यंत्र हमें बोलने की ताकत देता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि किसी की आवाज भारी है, कोई सुरीला गाता है, कोई बेसुरा गा रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, वो सब लैरिंग्स की वजह से हो रहा है। इसके अंदर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स, स्वर का बक्सा, आप बोल सकते हैं स्वर का बक्सा। इसके अंदर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब लैरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये होना चाहिए कि लैरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि फेरिंग्स ही वही पार्ट है जहां से एयर होके लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा, ये रहा हमारा फेरिंग्स। देखिए, यहाँ से नाक से एयर एंटर हुई, यहाँ से हवा एंटर हुई। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ये नाक है, ये हमारा नाक है। ठीक है, यहाँ से गई, अब ये नेजल कैविटी है, ये कैविटी यहाँ पे खाली कैविटी है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये इतना बड़ा पूरा फेरिंग्स है हमारा। ये पूरा हमारा लंबा ट्रैक है जहां से हमारी हवा नीचे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में जाती है। ठीक है, ये फिर आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, इसे एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, लड़कियों के अंदर नहीं लेकिन लड़कों के अंदर ये चीज बाहर निकली हुई होती है, लड़कियों के अंदर नहीं होती है, ये लड़कियों के अंदर सबसाइड होती है। ठीक है, लेकिन लड़कों के अंदर ये चीज बाहर निकली होती है, यहाँ पे वो चीज निकली होती है, हड्डी निकली होती है, तो उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, ये मोर प्रोमिनेंट होती है मेन में देन विमेन। और ये क्या होता है, ये बॉक्स होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, जब मैं आपको मसल्स पढ़ा रही थी, मसल फाइबर्स, तो मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है, मेनली आप सॉफ्ट बोन बोल लीजिए उसे। तो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड की प्रोडक्शन के लिए, ध्वनि की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जो साउंड की प्रोडक्शन के लिए होता है, और उसी की वजह से हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये एनलार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर जस्ट नेक के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम कराऊंगी तो मैं आपको पूरा एक एक पार्ट बताऊंगी कि ये पहला वर्टिब्रा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा वर्टिब्रा है। ठीक है, ऐसे करके हमारी वर्टिब्रा यानी कि हमारी जो स्पाइन है उसमें कितनी बोन्स हैं। ठीक है, तो वो सारी बोन्स हम पढ़ेंगे। हम रिब्स कितनी पढ़ेंगे, कितनी तरीके की रिब्स हैं, कितनी फ्लोटिंग है, कितनी रिब्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारा हम अपना कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो हम हमारे जो अंदर के अंग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर पाते, वो प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाते। फिर तो जरा सा हमें धक्का लगता और वो सारे अंग बिखर जाते। तो कंकाल तंत्र हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि जो साउंड बॉक्स है ये हमारा जस्ट लैरिंग्स, जो हमारा लैरिंग्स है वो जस्ट हमारे ट्रैकिया के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको पाचन तंत्र जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम सटकते हैं, सटकते टाइम ग्लॉटिस होता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे ना दो ये पाइप जा रहे होते हैं, ये पाइप बहुत ही ज्यादा एक साथ सटे होते हैं। ये तो हो गई श्वास नली, ये तो हो गई श्वास नली। ठीक है, और ये हो गया ईसोफेगस, ये हो गया ईसोफेगस। ये बहुत ही एक साथ सटे होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ये इतने सटे होते हैं तो जो हम खाना खा रहे हैं तो भाई वो तो हमारी हवा की नली में चला जाए यानी कि श्वास नली में चला जाए, श्वास नली में चला जाएगा तो फिर हमें सांस नहीं आएगा, सांस नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे। तो कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म ये होता है इसके ऊपर ना एक ढक्कन जैसा एक चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब हम सटकते हैं, जब स्वेलो करते हैं, ठीक है, खाने को स्वेलो करते हैं, चबाने के बाद हम हमेशा स्वेलो करते हैं, तो जब हम स्वेलो करेंगे तो ये ढक्कन ये जो श्वास नली का ढक्कन है ये बंद हो जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, और खाना क्या करेगा, ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा ताकि वो स्टमक में जा सके। तो इस तरीके से हमारा खाना एयर ट्रैक में जाने से बच जाता है।
अब आपने देखा होगा कभी कभी आपको हिचकी आ जाती है। वो हिचकी क्यों आती है, हिकअप्स, वो हिचकियां क्यों आती हैं? वो इसीलिए आती हैं कि अगर कोई ड्रॉपलेट, आप ना लेट के पानी पी रहे हैं, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में खाना खा लिया, तो कोई ड्रॉपलेट होता है ऐसा, ढंग से ये ढक्कन बंद नहीं हो पाता, ठीक है, ढंग से ढक्कन बंद नहीं हो पाता, और कुछ कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स क्या करती हैं, अंदर एयर पैसेज में चली जाती हैं, ठीक है, एयर पैसेज में चली तो जाती हैं, तो हमें हिचकी तब तक आती रहती है जब तक वो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं निकल जाती, क्योंकि एयर पैसेज के अंदर, हमारी श्वास नली के अंदर कुछ भी, हवा के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर कुछ चला गया तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और आपको पता ही है कि बिना सांस के तो कुछ भी नहीं है। फिर अगर हम सांस नहीं लेंगे तो फिर तो ये मानव शरीर ही खत्म है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैप होता है, ये लीफ लाइक कार्टिलेजस फ्लैप होता है, जिसे बोलते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ऐसे हमारा खाना बच जाता है हमारी क्या करने से, श्वास नली के अंदर जाने से। देखिए ये हमारा पूरा लंग्स है, ये हमारी पूरी लंग्स है, इस तरीके से देखो, ये रहा लैरिंग्स, साउंड बॉक्स है हमारा, ये हमारा लैरिंग्स है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, ठीक है। फिर ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि लंग्स के कौन से अंग हैं, कौन से अंग हैं, एल्वियोलाई, ये अंग याद होने चाहिए, ठीक है। तो हवा यहाँ से आई स्वर यंत्र के अंदर से, ठीक है, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई यानी कि प्राथमिक श्वास नली इसे बोलते हैं, ये ट्रैकिया है, ये लंबी ट्यूब होगी ना, ये श्वसन नलिका है, ये ट्रैकिया है, पूरी लंबी ट्यूब, यहाँ से एयर एंटर करेगी। फिर यहाँ हमारी लंग्स, हमारे अंदर दो फेफड़े होते हैं, तो ये दो उसमें बट जाएगी, तो ये क्या है, ये प्राथमिक श्वास नली है, इधर भी प्राथमिक श्वास नली है, ठीक है। ये श्वास नली यानी कि ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंकाई आगे जाके पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे पेड़ अलग अलग टहनियों में बट जाता है, पहले एक बड़ी टहनी होती है, एक पूरी लंबी जो टहनी एक पूरा लंबा बार्क होता है पेड़ का, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी अलग अलग टहनियां बट जाती हैं, ठीक है, एक छोटी टहनी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर वो टहनी बड़ी होती गई। तो इस तरीके से ऐसे ही एल्वियोलाई श्वास नली क्या करती है, पूरा एक जाल तरीके का बना लेती है, ठीक है, छोटी 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 टहनियों में, आपने देखा होगा, ये देखो ये प्राथमिक नली है, फिर सेकेंडरी श्वास नली बनेगी इससे, ये देखो ये सेकेंडरी श्वास नली बट गई, ये रही, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए ये प्राइमरी हो गई, फिर ये सेकेंडरी बट गई, ठीक है, ये सेकेंडरी बट गई, ये प्राइमरी, ये रही, और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी बट गई, फिर आती है टर्शरी यानी कि तृतीयक, तृतीयक कौन सी होती है, ये तृतीयक बट गई, ऐसे करके ये पूरा पेड़ की तरह जाल बना लेते हैं टहनियों का, ठीक है, ठीक है। फिर आता है ब्रोंक्यूल्स, फिर यहाँ पे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये बड़े छोटे छोटे ऐसे थैले जैसी चीज हो जाती है यहाँ पे, जिसके अंदर हवा जाके रुकती है, ठीक है। फिर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अब आप इसी चीज को ये बड़ा देखिए, ये है इसका बड़ा फेफड़े, ये देखिए ये सेकेंडरी यहाँ से आ रही है, अब ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, फेफड़े की नसें हैं ये, और ये एल्वियोलाई यानी वायु कोष्टिका, ये जो थैले जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर ही हमारा ऑक्सीजन जाकर ट्रैप होता है, ठीक है, और ये एल्वियोलाई डक्ट है, ये हमारे एल्वियोलाई बनाते हैं, वायु कोशिकाएं वाहिनी बनाते हैं। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हमारी एयर कैसे एंटर करती है, कैसे एंटर करती है, पहले नाक से, एक सेकेंड, हमारी एयर कैसे कैसे एंटर करती है, कैसे एंटर करती है, नाक से, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया के बाद आते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन तरीके के एल्वियोलाई हैं। उसके बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, जो थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर जाके हवा ट्रैप हो जाती है, बहुत सारे छोटे 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 थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू एग्जाम्पल था कि हवा कैसे जाती है, अब इसे थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया उसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, श्वास नली भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा 4 इंच लंबी होती है, ठीक है। तो ये लैरिंग्स से हमारी थोरेसिक कैविटी में आती है, थोरेसिक कैविटी कहाँ हो गई, हमारे एब्डोमेन के अंदर हो गई, बीच में हो गई, ठीक है।
यानी कि स्टमक से जस्ट ऊपर, एब्डोमेन से जस्ट ऊपर, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, राइट और लेफ्ट। मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि दो तरीके के ब्रोंकाई होते हैं, दो फेफड़े हैं तो दो तरीके में जाके, दो ब्रोंकाई में वो जाके बढ़ जाती है, दो श्वास नलियों में वो जाके बढ़ जाती है, ठीक है। फिर वो लंग के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। बस आपको ये चीज मैंने आपको डायग्राम से ही समझा दी थी और वही बता रहा है। और यही होता है ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। श्वास नली का जो पेड़, ये पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है हमारी लंग्स के अंदर, ठीक है। अब श्वसन अंग, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेन श्वसन अंग की सबसे मेन श्वसन अंग कौन सा है, तो वो होती हैं हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स, ठीक है। ये चीजें बाद में आएंगी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये तो सब लंग्स के अंदर ही आती हैं। लेकिन अगर कोई पूछेगा, ये बेसिक है, अगर कोई पूछेगा मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। लंग्स दो होती हैं, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होती हैं और ये एक साइड पे होती है, ठीक है, सेपरेटेड इन द मिडल बाय हार्ट, यानी कि लंग्स ऐसे साइड में होंगी और बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारा दिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लंग्स कवर्ड होती है डबल लेयर से, डबल लेयर से, मोटी, एक बहुत मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उससे कवर्ड होती है और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना कि हमारे फेफड़ों में पानी भर गया, तो पानी कैसे भरता है, ठीक है, तो ये तरल पदार्थ बहुत ज्यादा हो जाता है क्वांटिटी में, तो उस वजह से फिर जाके फेफड़ों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, हमारे फेफड़े भर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की डिजीज है हमारे श्वसन अंग की, श्वसन तंत्र की, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या कर रहा होता है, ये फ्लूइड क्या किस लिए होता है, ये फ्लूइड एक्ट करता है ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, परमिट करता है लंग्स को मूव फ्रीली इन द थोरेसिक कैविटी, यानी कि हम ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है, ये जो तरल पदार्थ है हमारे फेफड़ों में क्यों प्रेजेंट होता है, जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो हमारी लंग्स, हमारे फेफड़े मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है, हमारे फेफड़े मूव कर रहे हैं, तो ये तरल पदार्थ हमारे फेफड़ों को इजीली मूव कराने के लिए होता है, इजीली चलने के लिए होता है, ताकि कोई फ्रिक्शन ना रहे, ठीक है। फिर आते हैं मध्यस्थनिका। मध्यस्थनिका क्या होती है, स्पेस होता है हमारा थोरेसिक कैविटी में बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, बीच के स्पेस को बोलते हैं मध्यस्थनिका। इसके अंदर प्लूरा होता है, जो तरल पदार्थ बताया था मैंने। फिर आता है हमारा वक्ष गुहा। वक्ष गुहा क्या होता है, हमारी हॉलो कैविटी होती है, खाली कैविटी होती है, ठीक है, जो लंग्स को एनक्लोज करके रखते हैं, जिसके अंदर हमारी दो लंग्स प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं वक्ष गुहा, ठीक है, वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी। फिर आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, स्केलेटल मसल का होता है, डोम शेप्ड, ये याद रखना, डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, डोम शेप मतलब ऐसी शेप का होगा, ठीक है। गुम्बद, गुम्बद शेप्ड होगा, गुम्बद जैसा होगा देखने में, आपने सभी ने पढ़ा होगा, गोल गुम्बद देखा होगा आपने, ठीक है, बीजापुर के अंदर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हिस्ट्री का पार्ट याद होना चाहिए कि वो कहाँ प्रेजेंट है। तो गोल गुम्बद जिस तरीके दिखता है, यानी कि डोम शेप्ड, गुम्बद की शेप का जो होता है वो डायफ्राम ऐसा होता है, ठीक है। और डायफ्राम किस लिए होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं फेफड़े। एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, बाहर के फीचर्स लंग्स के। एक्सटर्नल लंग्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स विथ स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है। हम ये कॉनिकल होती है शेप में, ठीक है, और ब्रॉड होती है बेस पे, यानी कि ये ऐसे प्रेजेंट होंगी, ये देखिए ये रही लंग्स, ऐसी प्रेजेंट होंगी, कॉनिकल शेप होगी, सॉफ्ट होंगी। इसलिए बोला जाता है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर की लंग्स, ठीक है, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उनकी लंग्स और जो नहीं करते हैं उनकी लंग्स को अगर हम कंपेयर करें, तो जो स्मोकर वाले हैं उनकी लंग्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा ब्लैक होंगी, उनका कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा। लेकिन जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में स्मोक नहीं किया, वो बिल्कुल इस कलर की लंग्स होंगी, ठीक है। वो डार्क क्यों होंगी, जो स्मोक करते हैं उस धुएं से,
वो तार जाके हमारी लंग्स, क्योंकि हमारी लंग्स क्या कर रही हैं, जो हवा, जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं उसी को तो फिल्टर कर रही है ना। अगर हम गंदी हवा लेंगे तो उसको फिल्टर करने में परेशानी होगी, तो एक टाइम पे जाके तो वो सड़ जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं तो वो हवा, अब देख लीजिए आप कैसी हवा वो अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे फिर फेफड़े सड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और उनके अंदर तार इकट्ठा हो जाता है, एक तरीके का चारकोल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे दिखते हैं, देखिए फेफड़ा है ये फुफ्फुस थैली है, प्लूरल सैक होता है, ये फुफ्फुस थैली है। ठीक है, या ये जस्ट आपको ना इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बस मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको विजुअल दिखा रही हूँ उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपको अपने आप समझ आने लगेगा। ठीक है, तो ये है फुफ्फुस थैली, ये आंत का फुफ्फुस है, ये डायफ्राम है हमारा, देखिए ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर ये पसलियों के बीच की मांसपेशियां हैं। ठीक है, ये पसलियां हैं, ये रिब्स हैं हमारी पसलियां, जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने के काम आती हैं। क्या काम, कौन सी चीजें हैं ये, क्या काम करती हैं, पसलियां हमारी लंग्स को, हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एकदम शुरू से है हमारा डायग्राम। मैं आपको बार बार, मैंने अपनी स्लाइड में इतने सारे डायग्राम इसलिए इसलिए इंक्लूड करे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि मेन रेस्पिरेटरी अंग यानी कि मेन श्वसन अंग, अंग तंत्र के कैसे अंग है। ठीक है, कि हमारी हवा कहाँ से कहाँ जा रही है, क्योंकि आप जितना ज्यादा विजुअल देखेंगे, फिर आप मेरा सुन भी रहे हैं, फिर आप लिख भी रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपका और ज्यादा माइंड पे बिल्कुल ये बैठ जाएगा कि हाँ, आपके जब आप पेपर देंगे और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपके माइंड में होगा कि हाँ मैंने ये डायग्राम देखा है और मैं इसे बना सकता हूँ अगर डायग्राम की नीड है तो। ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन करंट का बहुत अभी करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इतने सारे कन्वेंशन हो रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ऊपर से दिल्ली में एयर पोल्यूशन, अब जब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, अभी से ही हवा में इतना जहर है। ठीक है, अभी से ही हमारा पीपीएम नंबर इतना हाई है दिल्ली में। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उसको रिलेट करके कि वो लंग्स के पे हमारी क्या असर डालता है और कैसी कैसी डिजीज करता है हमारा, तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको डायग्राम बिल्कुल छप जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रही हमारी नाक। ठीक है, फिर से हम देखेंगे, ये रही हमारी नाक, ये जीभ, ये कंठनली, गला, ये दायां फेफड़ा राइट लंग, ये लेफ्ट लंग। ठीक है, फिर ये दायां श्वासनी, ये वाया फेफड़ा, वाया श्वासनी। फिर आता है हमारा डायग्राम, तो एयर यहाँ से एंटर करती है, ऐसी ऐसी आई, ये ट्रैकिया में आई, ये ऐसे अलग हो गई। ठीक है, और ये क्या होती है, वायु कोष्ठिका, ये एल्वियोलाई, हमारे सैक ऐसे दिखते हैं। ठीक है, वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका क्यों बोला गया, इसका नाम से ही पता लग रहा है, वायु कोष्ठिका, इसके अंदर जो है हमारी हवा ट्रैप होती है आके। ठीक है, जो सांस हम ले रहे हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि सांस कैसे आ रही थी और उसमें कौन कौन से अंग शामिल थे। ठीक है, लेकिन हम सांस ले कैसे रहे हैं, वो सांस ऑक्सीजन में कैसे तब्दील हो रहा है, अब हम उस विधि को, उस क्रिया विधि को, उस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को देखेंगे। ठीक है, तो जब हम ब्रीद करते हैं, जब हम सांस लेते हैं इन एंड आउट, तो क्या होता है, हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स अपवर्ड और बाहर की तरफ मूव हो जाती हैं। रिब्स यानी कि हमारी जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े ऊपर की तरफ, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल का मतलब सांस लेना। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं, सब अब सांस लेके देखेंगे तो हमारी लंग्स ऊपर की तरफ, फेफड़े ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुश होते हैं। ठीक है, चेस्ट हमारा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी रिब्स डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं, ऐसे, और सांस छोड़ा ऐसे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नीचे आ गई और अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये हमारा मेन मैकेनिज्म है। और लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। रिब्स, मैंने आपको बताया हमारी रिब्स क्या करती हैं, हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और डायफ्राम क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है। ठीक है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी लंग्स को। ठीक है, हमारी लंग्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे सारे जो अंग हैं वो हमारे कंकाल तंत्र से बाउंड है, कंकाल तंत्र से बाउंड है। क्यों बाउंड है,
ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके बाहर के शॉक से, ठीक है, बाहर के शॉक से। फिर आता है, फिर अब हमने देख लिया कि हम इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान होता क्या है, मेन प्रोसेस क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, हमारी रिब्स बाहर निकलती हैं, हमारा डायफ्राम नीचे चला जाता है। जब हमारी रिब्स बाहर निकलती है तो हमारा डायफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है, डायफ्राम हमारा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम हमारा नीचे चला जाता है, ठीक है, हमारा चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो रही है ये चेस्ट कैविटी, जब हम सांस ले रहे हैं तो इसलिए बड़ी हो रही है हमारी चेस्ट कैविटी, डायफ्राम इसलिए नीचे जा रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हवा इनहेल कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर ले पाए, ठीक है। और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है, हमारी रिब्स नीचे मूव करती हैं, अंदर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, चेस्ट कैविटी कम हो जाती है, ठीक है, और एयर यानी कि हवा हमारी लंग से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा मेन मैकेनिज्म था, सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये हमारा मेन मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, कौन से अंग थे, किस किस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान क्या हो रहा है, सांस लेने के दौरान तीन ही मेन चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी आई थिंक 2009 के का ये था पेपर में कि हमारा डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे सांस लेने के दौरान नीचे क्यों चला जाता है, ऊपर क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता ताकि वो हमारी लंग्स को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे पाए, हमारे फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे पाए और हमारी ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जा पाए। तो इसका ये आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर सॉल्व करना है जब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे होते हैं ना, ठीक है, जब आप क्वेश्चन बैंक लगा रहे होते हैं तब आपको देखना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई एक क्वेश्चन कर लिया, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया, नहीं क्यों नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो उसको देखिए, ठीक है, उस क्वेश्चन को कि इसके पीछे क्या रीजन है, उसका पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके फिर आपको क्वेश्चन वो ध्यान में रहेगा क्योंकि वो आपको नहीं आया था, ठीक है। और ऐसे ही सिर्फ एक ऑप्शन करके भाई एक ऑप्शन ठीक हो गया, नहीं, बाकी ऑप्शंस हैं उन पे भी ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शंस देखिएगा, उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है, तो नया ज्ञान मिलता है, तो साथ साथ आपकी बाकी चीजों की भी रिविजन हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना श्वसन दर और गहराई को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो किससे प्रभावित होता है, कौन से कारक होते हैं, ठीक है, वो कौन से कारक होते हैं, तो वो हैं दो फैक्टर्स होते हैं, केमिकल फिजिकल, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल होते हैं, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेन होते हैं ब्लड में, ठीक है, केमिकल रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन को यानी कि श्वसन दर को श्वसन दर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली का मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी श्वसन दर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये हो गया केमिकल फैक्टर्स में। और क्या है, ऑक्सीजन लेवल, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लेवल, तो ऑक्सीजन हमारी उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के लिए, हमारी लंग्स के लिए, तो ऑक्सीजन लेवल तो आएगा ही उन फैक्टर्स में। तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना, ठीक है, क्या कराता है, वो हमारे आर्टरी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे उतनी ज्यादा हम ढंग से सांस ले पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। तो ये दो ही हमारे फैक्टर्स थे जो हमारी श्वसन दर को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब भी ऐसा बोला जाता है कि कमरे में बंद करके अंगीठी जला के, सर्दियों में लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गाँव में जिनके छोटे छोटे घर हैं वहां पे कमरों में सर्दियों में अंगीठी जला के सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह उठे और वो सारे मरे हुए मिले। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हमने सांस ली तो उस कमरे में क्या भर गया, CO2 भर गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो CO होता है ना, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा, अगर O2, CO और O2 अगर हम ब्लड को देखें तो सब, ठीक है, अगर हम खून में देखें तो खून में सबसे जल्दी क्या मिलता है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि CO जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
वो हमारे उसकी पावर ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है हमारे ब्लड में से मिलने की। इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाता, ऑक्सीजन है नहीं उस कमरे में, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे उसको सर्कुलेशन को रोक देता है, रिसेप्टर्स को रोक देता है, और फिर एंड में डेथ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोलता है कि कमरे को बंद करके या फिर कुछ वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ से हवा बाहर की आ रही हो, तो तो ये हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि अगर बंद करके रखेंगे तो ये हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि श्वसन दर जीवन भर बदलती रहती है। अब किस किस की देखते हैं कि कौन से कैसे कैसे जैसे न्यूबॉर्न हो गया, छोटा बच्चा होता है, उसकी श्वसन दर क्या होती है। तो उसकी श्वसन दर 40 to 80 रेस्पिरेशन पर मिनट, जो न्यूबॉर्न की है 40 to 80, इन्फेंट की है 30, 5 से ठीक है, 5 से 25 की जो एज है, अडल्ट की है 12 से 18। ठीक है, और रेट जो क्या करता है, जो हमारी श्वसन दर का रेट है, ठीक है, हमारी श्वसन दर का रेट क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ओल्ड एज के साथ। यानी कि जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी श्वसन दर इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो ज्यादा थोड़ा सा काम कर लेते तो हांफने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी नहीं हो पा रही है, उनकी बॉडी उनको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये हमारी श्वसन दर थी, और ये आज का हमारा टॉपिक था, हमारा श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजीली अच्छे तरीके से पढ़ाया। ठीक है, ताकि ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई ताकि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। मेरा मेन मोटिव है जनरल साइंस में आपको पढ़ाने का कि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।